अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर फाइन। आज हम चैप्टर 4 जो है डायनामिक्स 2 इसकी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है फोर्सेस ऑन बॉडीज़। तो फोर्सेस ऑन बॉडीज़ का टॉपिक अगर बुक से आप देखें तो इसमें आपको जो है टोटल 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट 2 लाइन्स उसमें तो कुछ भी नहीं है सच। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसमें एफ नेट के बारे में बताया हुआ है। एफ नेट क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई भी एक बॉडी है ना उस पर मल्टीपल फोर्सेस जब एक्ट कर रही होती हैं, मोर देन वन फोर्स जब एक्ट कर रही होती है, तो हम फिर क्या करते हैं, एंड पे उन तमाम फोर्सेस को सम कर देते हैं, क्योंकि उस बॉडी में जो भी आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है उन तमाम फोर्सेस के सम की वजह से आ रहा है। उन तमाम फोर्सेस की जो मिल के वो एक इफेक्ट करवा रही हैं बॉडी पे, वो हमें नज़र आ रहा है। तो एंड पे क्या होता है कि हम जो है वो एफ नेट निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है ना उसमें आपको लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जो भी दो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है हम उनको क्या कहते हैं कि वो पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो इसमें लाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं कि जिनकी डायरेक्शन जो है पैरेलल और उनकी डायरेक्शन सेम है बिल्कुल। और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो ऐसे फोर्सेस हैं जो पैरेलल तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, इसमें एग्जांपल बता दी हैं, ये इसको आपने देख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ सेम, जिसको आप टॉर्क सुनते हैं, वर्ड आपने अक्सर बुक में लिखा हुआ देखा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क ही है। तो इसमें टॉर्क की सबसे पहले आपने डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब हम कवर करेंगे तो ये टॉपिक आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें बताया हुआ जो टर्निंग इफेक्ट है किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक फिक्स्ड पॉइंट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब मैंने फोर्स अप्लाई की एक बॉडी वो रोटेट करना शुरू होगी, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हुआ है ना उसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं या हम टॉर्क बोलते हैं। अब डेफिनेशन हमने कर ली। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है वो हमें न्यूटन मीटर दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो फार्मूला भी हम देखेंगे ना वो क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है डिस्टेंस के साथ। तो फोर्स का फार्मूला में जो इसका ऐसा यूनिट लगेगा वो न्यूटन होगा और जो डिस्टेंस है वो मीटर में होता है। फिर जो नेचर ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो टॉर्क हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है या ये क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके बाद इसका फार्मूला जो है आपको इक्वेशन 4.1 में दिया हुआ है। फिर एग्जांपल्स देख लेनी। एग्जांपल आपकी बुक में 2 दी हुई हैं। एक नट टाइटनिंग की है कि जब हम नट को टाइट कर रहे होते हैं, जो टाइट करना है या जब उसको लूज़ करते हैं, तो इन दोनों केसेस में क्या है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जो दरवाजे हैं, डोर की मूवमेंट है, ओपन हो रहा है चाहे वो क्लोज हो रहा है, तो उसमें भी टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके बाद जो इस टॉपिक में अगली बात है वो सेंसेस ऑफ रोटेशन के बारे में है कि जो रोटेशन है वो 2 तरह की होगी, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब भी वो क्लॉकवाइज है तो उसको आपने नेगेटिव कंसिडर करना है। उसकी वैल्यू जब हमें दी हुई है न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, तो रोटेशन के बाद अगर लिखी हुई है टॉर्क की फलानी बॉडी में जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो आपने उसकी वैल्यू के साथ इतनी टॉर्क है तो आपने नेगेटिव लगा लेना है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव उसको कंसिडर करेंगे। जो अब लास्ट पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है ना उसमें ये बताया हुआ है कि जो न्यूटन का लॉ है ना, जो फर्स्ट लॉ है, जो ये कहता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में उतनी देर तक रहेगी जब तक हम उसकी स्टेट को डिस्टर्ब नहीं कर देते। और उसकी स्टेट को डिस्टर्ब कैसे करेंगे, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई बाहर से अप्लाई कर देंगे। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, जिस तरह की मोशन में है, वो उस मोशन वाली स्टेट में ही रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी वो स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर देते। तो इस लास्ट पैराग्राफ में टॉर्क के लिहाज से किस तरह से न्यूटन्स लॉ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, कह रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है ना वो रोटेटिंग बॉडीज़ पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स है ना, फोर्स वो लीनियर जो ट्रांसलेशनल मोशन में है या जो लीनियर मोशन में है बॉडीज़, उन पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं जिस तरीके से। तो उसी तरीके से जो बॉडी रोटेट हो रही होती है तो उस पर टॉर्क एक्ट कर रही होती है। तो फोर्स जो है वो एनालॉगस है बिल्कुल उसके टॉर्क के। और फिर कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, तो वो रोटेट करती रहेगी, स्पिन करती रहेगी अपनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ उस वक्त तक जब तक उस पर नॉन ज़ीरो नेट एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने सेकेंड लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमें टॉर्क को इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है इसके साथ। ठीक हो गया, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है थर्ड, जो कि है सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास को अगर हम बुक से देखें ना, तो बुक से पढ़ के ही मैंने जो है ये इसके पॉइंट्स बनाए हैं, तो इन पॉइंट्स से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर बुक से देखें तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन कर लेनी है रिजिड बॉडी की बताई हुई है। रिजिड बॉडी क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो कि डीफॉर्म नहीं होती या उसकी शेप चेंज नहीं होती, और ये बनी हुई होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स के जरिए से। डेफिनेशन होगी रिजिड बॉडी की। अब डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की करनी है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन इसी टॉपिक में 2 जगह पे लिखी हुई है, एक तो सेकंड लाइन में बताई हुई है और दूसरा थर्ड पैराग्राफ में की स्टार्टिंग में बताई हुई है। तो सेकंड लाइन पे जो लिखी हुई है वो क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है, जिसको हम एब्रीविएट करके CM लिखते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा पॉइंट है जिस पे उस बॉडी का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। और जो थर्ड पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन है वो ये बताई हुई है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम कंसिडर करते हैं एक वो पॉइंट जिस पे जो मास है ऑब्जेक्ट का वो सारा का सारा उस पॉइंट पे कंसंट्रेट हुआ हुआ होता है। तो जैसे यहाँ पे हैमर की एग्जांपल दी हुई है, इसको देखें अगर, तो आप घर में भी इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम जो फोर्स है वो कहाँ से लगा रहे होते हैं, जिस पॉइंट से लगा रहे होते हैं उसका सारा मास उसी जगह पे कंसंट्रेटेड होता है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ से तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना उसका रोटेशन पे क्या इफेक्ट आता है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी बॉडी है ना उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, अगर वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास करेगी ना तो उस वक्त वहाँ पे रोटेशन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास ना करे। तो इसी तरह से उन्होंने जो हैमर की एग्जांपल दिखाई हुई है फिगर 4.4, इसमें से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बहुत सारी जगहों पे सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है, तो वहाँ पे आपको वो बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट सा नज़र आ रहा है, वहाँ पे वो रोटेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो ऊपर एक दो केसेस, 2 फिगर्स जो बनी हुई है उसमें क्या है कि वो बिल्कुल आपको फील हो रहा है कि वो रोटेट होके दिखाया हुआ है इन्होंने। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सेंटर ऑफ मास में से उसकी लाइन पास नहीं की। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। इसकी डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का होल वेट हमें नज़र आता है कि वो एक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो जब सेंटर ऑफ मास में क्या था कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में होल मास ऑफ द बॉडी की बात हो रही थी। अब जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे होल वेट ऑफ द बॉडी की हम बात करेंगे। इसके बाद अगले जो पैराग्राफ है ना उसमें जो CM फॉर सेंटर ऑफ मास एंड CG फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट चीज़ों के लिए बताए हुए हैं कि वो हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का बताया हुआ है, तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए वो दोनों के लिए सेम रहते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो एल्टीट्यूड के साथ साथ चेंज होती जाती है। तो इस वजह से जो टाल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के निस्बत काफ़ी डिफरेंट होगा। इसके बाद क्यूब के बारे में बताया हुआ, होमोजीनियस क्यूब के बारे में या जो स्फीयर है उसके बारे में ये बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई कर रहा होगा। इसके बाद सिलेंडर के बारे में बताया हुआ कि इसकी जो सिलेंडर है या जो कोन है, इन दोनों के लिए जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा होगा। और इस खातिन की फिगर 4.5 रेफर की हुई है। तो जो हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ें सादिन की फिगर देखते जाएं, आपको ये इजीली आसानी से समझ आ जाएंगी। इसके बाद जो है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी विडन रॉड के बारे में बताया हुआ है, इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे ये लाई कर रहा होता है। फिर आगे है इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम ये नहीं बता सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इरेगुलर शेप है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। जिस तरह से क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, इनकी एक प्रॉपर शेप होती है, तो हमें पता होता है कि इसका कहाँ पे लाई करेगा, तो हम उसके पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। लेकिन जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर का क्या मतलब है, उसकी हमें शेप पता ही नहीं है, वो बिल्कुल इरेगुलर है, कोई भी उसकी प्रॉपर शेप नहीं है, तो उसके बारे में हम ये स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे लाई करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट है ना उस पर आपने ये करना है कि उसको हैंग कर देना है रैंडमली 3 डिफरेंट पॉइंट्स के साथ, और उन 3 डिफरेंट पॉइंट्स को फिर आपने वर्टिकल लाइंस के साथ जो है वो कंबाइन कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। तो वो जो लाइंस है ना एक किसी ना किसी पॉइंट पे मीट ज़रूर करेंगी, तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी ना वो उस बॉडी, उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है,
तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे आपने इसकी जो फिगर है वो देख लेनी है। और एक इसका पॉइंट ओके ये रह गया, लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके एंड पे दिया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो हमेशा किसी बॉडी के मास के इनसाइड हमेशा लाई नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है डिपेंड करते हुए ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। एग्जांपल बताई हुई है आर्म की, कि जब आर्म को स्ट्रेच किया हुआ है फिगर 4.7 में देखें तो जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन जब आर्म को बेंड कर लेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो न्यू लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और वो न्यू लोकेशन आउटसाइड द मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अब सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम पे टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको इफेक्ट बताया हुआ है फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ऐसी ऑब्जेक्ट पे एक बार ट्रांसलेशनल मोशन के लिहाज से बताया, एक बार रोटेशनल मोशन के बारे में बताया है। एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो उस पर फोर्स क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगी, इसको बुक से स्टडी करते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि फोर्स जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज प्रोड्यूस करवाती है। तो नेट फोर्स जो है ना ऑब्जेक्ट पे जिस वक्त जीरो हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे आ जाएगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से रोटेशनल मोशन के बारे में बताया है कि जो फोर्स है किसी भी बॉडी पे जब एक्ट करती है तो उसकी रोटेशनल मोशन में भी वो चेंज लेकर आती है। और जब नेट टॉर्क या नेट रोटेशन जो ऑब्जेक्ट पे है वो अगर ज़ीरो हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट तब रोटेट नहीं करेगा, या वो रोटेट करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करेगा। फिर बता रहे हैं कि जो इफेक्ट है फोर्स का ओवरऑल वो क्या है कि वो रोटेशनल मोशन में भी चेंज ले आती है और ट्रांसलेशनल मोशन में भी चेंज लेकर आती है। इसके बाद अब डेफिनेशन लिखी हुई है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है कि जिस पे एक बॉडी पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं और जितनी भी टॉर्क्स हैं वो सारी जब एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और वो बैलेंस अगर हो जाती हैं, वो ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखती हैं, तो हम उस स्टेट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है बैलेंस रखती हैं? कोई भी एक बॉडी है ना, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये, ठीक है, ये कोई मीटर रॉड है या कोई पेंसिल ले लें, कोई किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें। अगर हम फोर्स के लिहाज से बात करें, ट्रांसलेशनल मोशन के लिहाज से, तो इस पे ना एक फोर्स लेट्स सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 न्यूटन है, इसका भी 2 न्यूटन है। तो इस पे क्या है, दो फोर्सेस एक्ट तो कर रही हैं बॉडी पे, लेकिन ये बॉडी को बैलेंस कर देंगी। इसमें कोई भी अनबैलेंसिंग नहीं होगी कि हम कहें कि बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अगर सिर्फ हम नीचे वाली फोर्स लगाएंगे तो बॉडी सारी की सारी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस केस में वो स्टेबल तो नहीं है, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। लेकिन जब हमने ऊपर भी लगा दिया तो अब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, तो इस तरीके से ये बॉडी जो है वो बैलेंस रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि लगने वाले इस पे जितनी भी फोर्सेज हैं उनका सम जो है वो ओवरऑल इफेक्ट हमें ज़ीरो दे रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ पे अब ज़ीरो हो गई है। तो या तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे रहेगा क्योंकि जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी नीचे लग रही है, या वो बिल्कुल ही जो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे ये मूव कर सकता है। इसके अलावा जब इन्होंने ये कहा है कि जो नेट टॉर्क है वो भी ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो। नेट टॉर्क के लिए क्या है कि टॉर्क के लिए हम ये कहते हैं कि टॉर्क जो है वो या तो क्लॉकवाइज होती है या वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में लगेगी ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक हो क्या, क्लॉकवाइज ये हो जाएगी और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो इनकी डायरेक्शन होगी। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी मैग्नीट्यूड में तो इस तरीके से ये जो बॉडी है इस पर जो नेट टॉर्क है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से वो बॉडी में रोटेशन कोई भी नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। कंडीशंस जो है वो 2 कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन है, एक सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि हम कहते हैं जो समेशन है ज़ीरो, समेशन फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। समेशन फोर्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि एक बॉडी है जिस पे ज़्यादा सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, तो उसको एफ नेट जब हम निकालती हैं यानी कि रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उसमें F1 प्लस करना है, F2 प्लस करना है, जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उन सबको जब हम सम करेंगे तो वो आंसर अगर ज़ीरो के बराबर आता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि जब हमने फोर्सेस को सम कर दिया है, सारी फोर्सेस का समेशन ले लिया तो वो ज़ीरो के बराबर आ गया। तो अब जो फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि किसी भी बॉडी पे अगर ज़्यादा सारी फोर्सेस लग रही हैं और वो सब फोर्सेस का जब हम सम लेते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर आता है, तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की तब सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन को देख ले तो सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि जो वेक्टर सम है तमाम टॉर्क्स का जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं तो वो ज़ीरो हो जाती हैं जिस वक्त, तो सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी है कि एक बॉडी है उस पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी एक्ट कर रही है और क्लॉकवाइज टॉर्क भी एक्ट कर रही है और दोनों का
का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, ओवरऑल वो नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो करवा देंगी। तो इस तरीके से बॉडी पे जो सेकंड कंडीशन है टॉर्क वाली, इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है जिसमें ये है कि समेशन ऑफ टॉर्क जो है ज़ीरो होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। इसमें बताया हुआ कि जो सेकंड कंडीशन हमने अभी पढ़ी है ना इक्विलिब्रियम की, वो असल में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही है। तो ये सेम टॉपिक है बेसिकली, इसको बस थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए, यानी कि उसकी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उस बॉडी पे जितनी भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स या क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं वो इक्वल होनी चाहिए जितनी उस पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं। और अबाउट द सेम पाइवट का क्या मतलब है, देखें जैसे ये पेन है ना मेरे पास, ठीक है, तो पेन में जब हमने रोटेशन इसमें मैंने लगानी होगी, इस पर मैं टॉर्क एक्ट करूँगी तो एक साइड पे यहाँ पे, ठीक है, लाइक इसकी मैं अभी ये एंटी, इस पे अगर मैं क्लॉकवाइज लेट सपोज टॉर्क जो है वो करवाती हूँ, ये क्लॉकवाइज इस तरह से इसकी रोटेशन होगी। तो इसको मैंने एक जगह से होल्ड तो किया हुआ है ना, ये पाइवट इसका पॉइंट है जहाँ से हमने इसको होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको नीचे रख दूँगी तो इसका पाइवट जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज़ इसको पाइवट बोल रहे हैं कि जो उसका सेंटर पार्ट होता है या होल्डिंग पॉइंट होता है, पाइवट हमेशा सेंटर में होता है। यहाँ पे पाइवट हम रखेंगे तो हमारी जो रोटेशन है वो इफेक्ट हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं आती। तो पाइवट क्या होता है, हमेशा सेंटर में होता है जो कि होल्ड करने के लिए होता है। इसके नीचे जो फिगर दिखाई हुई है या एग्जांपल दिखाई हुई है 4.9, इसमें भी सेंटर में देखें वो बैलेंस करने के लिए उन्होंने पाइवट रखा हुआ है। तो इसमें जो स्टेटमेंट हमने वो पढ़ ली कि जो सम ऑफ है क्लॉकवाइज मोमेंट्स का वो इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का। और इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क्स का कॉन्सेप्ट बता दिया। एंटी क्लॉकवाइज के केस में जो है वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज है उनको नेगेटिव ले लेना होता है। और इसके बाद एग्जांपल नीचे दी हुई है मीटर स्टिक वाली, इसको बस आपने एक बार रीड दे देना है, इसमें ऐसा जितना कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो 7th हमारा टॉपिक है आपकी बुक के हिसाब से वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ये बताया हुआ है कि 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट पे है किस वक्त अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर या सेवरल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वही बात है जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे पड़ी है, जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में पड़ी है। अगेन वही बात स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिपीट हो रही है कि एक बॉडी है उस पर ज़्यादा सारी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो फोर्सेज सम होके हमें रिजल्ट ज़ीरो दे रही हैं, रिजल्टेंट फोर्सेज पे ज़ीरो है, वो बॉडी उसी स्टेट में रहती है। या जब हम उस पर ज़्यादा सारे टॉर्क्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी अंडर उन तमाम टॉर्क्स के नतीजे में फिर भी रेस्ट पे रहती है, तो हम कहते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। इसकी एग्जांपल बता दिए कि बुक जो टेबल पे रेस्ट कर रही होती है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, देखें जो भी चीज़ है ना वो 2 स्टेट में होती है, वो रेस्ट पे होती है या मोशन पे होती है। तो जो चीज़ें रेस्ट वाली स्टेट में है ना वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही होंगी अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर रही हैं। और डायनामिक में हम मोशन वाली बॉडीज़ को देखेंगे कि वो बॉडीज़ जो मूव कर रही हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आती हैं। और वो 2 तरह की होती हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कौन सी होती है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन होती है जिसमें बॉडी लीनियर मूव कर रही होती हैं, और रोटेशनल में क्या होता है कि वो रोटेट कर रही होती हैं। तो ऐसी बॉडीज़ जो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही हैं, इसका क्या मतलब है, वो मूव तो कर रही है ना। स्टैटिक का मतलब है वो रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर रही, लेकिन डायनामिक में मूव कर रही होंगी। ट्रांसलेशनल में हमें ये बताया हुआ है कि जो है हमारे पास डायनामिक में, ट्रांसलेशनल में ये बताया हुआ है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इज यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तब हम वो कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। इसकी एग्जांपल पैराट्रूपर की दी हुई है कि जब वो फॉल डाउन कर रहा होता है वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और जो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसमें बताया हुआ है कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन से मूव कर रही होती है, इसके लिए जो सीलिंग फैन है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। जब तक आप उसकी स्पीड चेंज ना करो तो जिस स्पीड पर वो चल रहा है तो उस वक्त उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो बिल्कुल अनचेंज होती है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी कंप्लीट होगी। तो आपने इनकी डेफिनेशन करनी है, इनकी एग्जांपल करनी है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेनी है। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में ये बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना तो उसके अंदर ये एबिलिटी अगर हो कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है जब हम उसको डिस्टर्ब कर दें, उसकी ओरिजिनल पोजीशन को हमने डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो अगर अपनी दोबारा से उस
पोजीशन पे वापस आ जाता है तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट काफ़ी स्टेबल है। तो इस फिनोमेना को हम स्टेबिलिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैयर है एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वापस आ जाता है तो उसमें स्टेबिलिटी प्रेजेंट है। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है ना, उसमें बताया हुआ है कि जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी की, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो बॉडी है उसकी टॉपरिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका जो है ना आगे टॉपिक आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, उसमें काफ़ी डिटेल से इस चीज़ को ही कवर किया हुआ है, तो हम वहाँ पे इसको स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल, अच्छा अब पीछे हमने जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं इक्विलिब्रियम की। ये ना बेसिकली कुछ स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ जाए। पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए पहले डेफिनेशन कर लेनी है कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब हम उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं ना, और उसको रिलीज जब करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके बाद में आपने एग्जांपल कर लेनी है, बुक की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है आपको, और इसमें देख लेना कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या बता रहे हैं। तो इसमें कहा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो राइज कर जाता है जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो इन बातों को जो है ध्यान में रखना, इन पॉइंट्स को लेकर आप इस टॉपिक को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगेन डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल करनी है और देखना है कि उसमें सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ बताया हुआ है या नहीं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन ये दी हुई है कि बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उस वक्त होती है जब हम उसको प्रीवियस जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी जब हमने उसको डिस्प्लेस किया ना, तो अब वो न्यू पोजीशन पे उस तरह से नहीं आई, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आई, बल्कि उससे फर्दर अवे चली गई है। तो इसको हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। तो इसके लिए एग्जांपल पेंसिल की दी हुई है। तो पेंसिल को जब हम वर्टिकल पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा से गिर जाती है, दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस तो नहीं आती कि जिस तरह से आपने उसको होल्ड किया हुआ है वर्टिकल। इसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सबसे पहले हम कर लेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। डेफिनेशन में बताया है कि जब हम ना क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जब हमने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया है ना, और जब वो न्यू पोजीशन में आ गया, डिस्प्लेस करने के बाद उसको रिलीज किया है, वो न्यू पोजीशन में आ गई और वो उसी न्यू पोजीशन को अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन बना लेती है, उसी न्यू पोजीशन में वो काफ़ी देर तक रहती है। तो इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जब मेरे हाथ में बॉल है उसको मैं फेंक देती हूँ दूर, ठीक है। अब जिस जगह पे वो जाके गिरेगी तो वो उसकी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है कि अब उसने न्यू पोजीशन जो अचीव कर लिया वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक मैं उसको दोबारा जाके उठाऊंगी नहीं या कोई और उसको छेड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद CM और CG यानी कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसमें कोई जिक्र है या नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ना ही राइज करता है ना ही फॉल करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता जो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करे। इसके बाद जो आगे है ना कि इम्प्रूवमेंट इन द स्टेबिलिटी, के ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि सेंटर ऑफ मास को लोअर कर लें या जो एरिया ऑफ सपोर्ट है उसको इंक्रीज कर लें या इन दोनों कामों को कर लें। इसके बाद जो आगे 2-3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ना उनको आपने रीड दे देना है। जो इसका 3rd पैराग्राफ है या 2nd है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने पीछे स्टेबिलिटी में बताया था कि हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसको पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि हम बैलेंसिंग या किसी चीज़ को स्टेबल कैसे कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए से। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉय वाला एग्जांपल दी हुई है इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में बुक में सबसे आपको पहले डेफिनेशन दी हुई है, तो इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। फिर इसका SI यूनिट और इसकी एक लाइक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। वेक्टर तो है तो डायरेक्शन कौन सी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है फ्रिक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल f से। कैपिटल F फोर्स के लिए होता है, स्मॉल f जो है वो फ्रिक्शन के लिए। ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है? टू रिलेटिव मोशन दैट अकर्स व्हेन एवर टू मटीरियल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। कह रहे हैं कि कोई भी जो मटीरियल है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, उस मटीरियल की टू ऑब्जेक्ट्स जब भी क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनके दरमियान एक रिलेटिव मोशन होती है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। ऐसा यूनिट इसका क्या है? फ्रिक्शन एक चूँकि फोर्स है ना, तो इसका यूनिट बिल्कुल फोर्स वाला ही होगा, यानी कि न्यूटन होगा। ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इसकी डायरेक्शन जो फ्रिक्शन का सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा एक्ट करती है इन अ डायरेक्शन टू अपोज द मोशन। जो एक नॉर्मल मोशन है उसको अपोज करते हुए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। एग्जांपल बताई हुई है कि अगर हम किसी भी सॉलिड ब्लॉक को अगर पुश कर रहे हैं अलॉन्ग अ फ्लोर राइट की तरफ, तो जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो टूवर्ड्स द लेफ्ट एक्ट करेगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है डाउनवर्ड थ्रू द एयर, तो अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रिक्शन एक्ट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में दिया हुआ है माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रिक्शन। इसमें जो है आपको थोड़े से पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको मैंने स्टडी करके यहाँ पे लिख लिया है समराइज़ करके। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है सरफेसेस का, यानी कि कुछ हमारे पास स्मूथ सरफेसेस जो हमें देखने में नॉर्मली देखने में भी स्मूथ लग रही होती हैं, अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो कभी भी हमें स्मूथ नहीं नज़र आती, उनमें हमें छोटे छोटे बम्प्स पिट्स नज़र आते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे पॉलिश सरफेसेस होती है। और कुछ सरफेसेस तो ऐसी होती है जो हमें देखने से ही रेगुलर सी रफ सी नज़र आ रही हैं। तो माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही बताया हुआ है कि जो परफेक्टली फ्लैट सरफेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, और जो हमें टू सरफेसेस ऐसी हैं जो कि टच कर रही हैं, वो रियली टच हो सकता है ना भी कर रही हूँ, क्योंकि उनके दरमियान में कोई ना कोई स्पेसेस होती हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो रफनेस होती है बोथ सरफेसेस की, वो इंटरलॉक कर देती हैं, उनकी सरफेसेस इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन का बताया हुआ है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कहा हुआ है कि ये ऐसे रेजिस्टेंस है जो कि टू ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से क्रिएट होती है जब टू ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। और यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जो कि ब्रेक पैड्स में होती है, या जो बाइक के रिम्स होते हैं उनमें, जो कि रोलिंग व्हील्स को स्लो डाउन कर रही होती हैं। इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है ना, उसमें इसी जो ब्रेक का फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो रिम ब्रेक्स होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और पॉपुलर बाईसाइकिल ब्रेक्स हैं, क्योंकि वो एडिक्वेट ब्रेकिंग पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसकी इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से आपने कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के इसमें बताए हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज़ बुक से कर लेना है। एडवांटेजेस में ये बताया हुआ है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से जो जो एडवांटेजेस हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो डिसएडवांटेज हो जाएगा, यानी कि जो हम शूज़ पहनते हैं तो हमारे शूज़ के दरमियान ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन ही है, जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं, वॉक करते हैं। इसी तरह से अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो कार्स हम ड्राइव नहीं कर सकेंगे। फ्रिक्शन ही जो नेल्स हैं, स्क्रू हैं, उनको वुड में उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है। फ्रिक्शन समटाइम जहाँ पे हमें डिसएडवांटेज दे रही होती है वो क्या है कि जितनी भी मशीन्स हैं उनमें हमेशा फ्रिक्शन होती है और वो स्लो डाउन कर देती हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। इसके अलावा हीटिंग करवा देती हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मशीनरी में। इसके अलावा मशीनरी में एनर्जी हमेशा वेस्ट हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन आ रही होती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी लग जाती है। और इसमें कहने कि फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि हम किन मेथड्स के ज़रिए से फ्रिक्शन को, अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन को जहाँ हमें नहीं चाहिए वहाँ पे हम कैसे मज़ीद कम कर सकते हैं। पहला इन्होंने तरीका बताया पॉलिशिंग का, कि अगर हम जो रफ़ सर्फेसेज हैं उनको पॉलिश कर लें तो रफ़ सर्फेसेज जो हैं वो स्मूथ बन जाएंगे और फ्रिक्शन कुछ हद तक कम हो जाएगी। बॉल बियरिंग्स को यूज़ करके कम किया जा सकता है फ्रिक्शन को। लुब्रिकेंट्स जैसे कि ऑयल या ग्रीज उनको अप्लाई कर देंगे सर्फेसेज पे या पार्ट्स ऑफ मशीनरी पे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इसके बाद आगे है रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी एग्जांपल को पढ़ लेना है। डेफिनेशन में सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कोई बॉडी रोल करती है किसी सरफेस पे तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन का। फ्लूइड फ्रिक्शन थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, तो मैंने उस लिहाज से लिख लिया कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया हुआ है, सेकंड में क्या एंड थर्ड, और इस तरह से सो ऑन। तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप स्टडी करेंगे ना तो इसमें आपको फ्लूइड की डेफिनेशन मिलेगी और थोड़ी सी एग्जाम्पल बताई हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें फ्लूइड्स में आ जाती हैं। अगर डेफिनेशन को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लूइड है वो कलेक्शन है मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हेल्ड टुगेदर हैं, किन के जरिए से, वीक कोहेसिव फोर्सेस के जरिए से, और वो फोर्सेस जो हैं वो एक्सर्ट हो रही होती हैं बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की तरफ से। और एग्जांपल में आ जाता है लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। अब इसके सेकंड पैराग्राफ में अगर आ जाए तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट है, और साथ में बताया हुआ है कि रिटार्डिंग या ड्रैग फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को किस तरह से इस पे कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे पूरा उतर रहा होता है।
कह रहे हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड से, तो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड भी उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसकी मोशन कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अब जो मूविंग बॉडी है फिर वो नतीजे के तौर पे उसी फ्लूइड पे एक फोर्स लगाती है, क्योंकि उसने मूव करना है ना वहाँ से। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुई फ्लूइड में से, तो फ्लूइड उस पर फोर्स लगाना शुरू हो गया, फ्रिक्शन की फोर्स। अब वो ऑब्जेक्ट मजीद उस पर फोर्स लगाएगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अब ये जो फ्लूइड पुश कर रहा है बॉडी पे, फिर बॉडी उस पे पुश कर रही है, तो ये एक्शन और रिएक्शन ही हो रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है। और ये जो रिटार्डिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है, इसी को हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। और ये क्यों हो रही है? फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें एक एग्जांपल बताई हुई है कि जब मूविंग कार में से या किसी भी गाड़ी में से मूव करते हुए जब आप एक्सटेंड करते हो, अपना हाथ बाहर निकालते हो, तो आप अपने पाल्म को अगर बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ द मोशन में रखो, तो आपको फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स ही फील होगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में बताया हुआ कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन, ये इफेक्ट करती है। जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट करती हैं। ये जो स्पीड है रिलेटिव टू द फ्लूइड, ये चीज़ भी डिपेंड कर रही होती है। फिफ्थ पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है कि जो ड्रैग फोर्सेस हैं उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। जैसे स्काई डाइवर्स हैं या स्विमर्स हैं, वो अपना जो इफेक्टिव उनका साइज़ है या जो ओरिएंटेशन है उसको बार बार वो चेंज कर रही होती हैं, बेंडिंग के ज़रिए से, ट्विस्ट होके या स्टार्चिंग करके अपने बॉडी पार्ट्स की। तो इस तरीके से वो ड्रैग फोर्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं और इस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं स्पीड और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को। इसके बाद जो सिक्स पैराग्राफ है, 2-3 लाइनें हैं बेसिकली हर पैराग्राफ में। तो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें कहा हुआ है कि जो फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी स्पीड अब एकदम से नहीं हो जाती। जो स्पीड है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, वो इनिशियली पहले इंक्रीज होती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है ना, तो उस पर फिर ड्रैग फोर्स जो एक्ट करती है वो भी ज़्यादा होती जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाती है और अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाती है। और जो लास्ट पैराग्राफ है 3 लाइन्स वाला, जिसमें हमें टर्मिनल वेलोसिटी का बताया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब बॉडी का वेट और जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाती हैं, और उस वक्त बॉडी में डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तक वो बॉडी अचीव कर चुकी होती है इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को। और इस टर्मिनल स्पीड को हम इसको फिर जो ऑब्जेक्ट को अब जो मिनिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिली है ऑब्जेक्ट को, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। और टर्मिनल स्पीड पे जो डाइवर्स की एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी और स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आगे दी हुई है। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू द एयर इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कि ये कांस्टेंट है, एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसको ऑब्टेन किया है, अटेन किया है, मेंटेन किया है ऑब्जेक्ट ने किस दौरान, जब वो फॉल डाउन थ्रू द एयर कर रहा था, तो इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, साथ में एक एग्जांपल दी हुई है, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। इसके बाद है फ्रिक्शनल डेसिपेशन। इसमें डेसिपेटिव फोर्स का बताया हुआ है कि जो डेसिपेशन होती है एनर्जी की, डेसिपेटिव फोर्स है वो डिक्रीज करवा देती है मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम में, और ये हमेशा अपोज कर रही होती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को। स्काई डाइवर वाली एग्जाम्पल बता दी है, इसमें रबिंग हैंड्स की एग्जाम्पल है, इसको स्टडी कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ हैं इसमें। इसके बाद है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं इनको करेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसमें कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो आप लाइक सिर्फ रीड एक दे दीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी याद इतना इसमें से कुछ भी नहीं करना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में सबसे पहले आपने डेफिनेशन कर लेनी। डेफिनेशन जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है। द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कि वो फोर्स जो कि पुल करती है ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पाथ। देखिए एक ऑब्जेक्ट है ना कोई भी, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में यूँ लाइक मूव किए जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। अब एक फोर्स ऐसी है ना कि जो इसको स्ट्रेट लाइन में आगे जाने से रोक रही है और उसको पुल किए जा रही है इनवर्ड की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट यूं मूव करता जाएगा, ऐसे करता जाएगा, अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन जो पूरी मोशन है वो सर्कुलर हो जाएगी। तो इस तरह से कह रही है कि वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करती है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ना जाए और उसको बल्कि मजबूर कर देती है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना, मूव करना, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आगे इसका फार्मूला बताया हुआ है, F = -mv²/r। फिर इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स तो न्यूटन का आ जाएगा। इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा एक, और ये क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, साथ हमें डायरेक्शन इसकी बतानी होती है। इसके बाद है जो आपका अगला टॉपिक, बस इसमें इतना ही है, इसको बस एक रीड, बाकी चीज़ों को रीड दे दीजिएगा। इसके बाद है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन में सबसे पहले डेफिनेशन बताई हुई है, ऑर्बिट की डेफिनेशन बताई हुई है, सैटेलाइट की डेफिनेशन बताई है। ऑर्बिट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑर्बिट जो है एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है ना वो एक टेक्स अराउंड अनदर वन।
कि ऐसा पाथ है कि एक ऑब्जेक्ट उसको कवर कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट में है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट्स की टाइप्स बताई हुई हैं, नेचुरल होती हैं और आर्टिफिशियल होती हैं। सैटेलाइट नेचुरल कैसे हैं, जैसे अर्थ या मून हो गया, और बाकी इसमें जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो तो मैन मेड हैं, जिनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे वेदर की सैटेलाइट्स होती हैं, ये जितनी भी ये मीडिया वगैरह है, टेलीविज़न के ज़रिए से जो फोरकास्टिंग होती है, डिश वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें इन्हीं पे प्रिंट्स इसी बेस पे जो है वो अपना वर्क कर रही होती हैं सैटेलाइट की बेस पे। ठीक है, इसके बाद एंड जो पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ है हाउ टू पुट सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। कह रहे हैं कि जब भी हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करवाना है, सबसे पहले हमें हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट करवाते हैं उसको, जो स्पीड आपको चाहिए रॉकेट्स की मदद से ही करते हैं सब कुछ। और स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो जो स्पेस क्राफ्ट है ना वो या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो जाएगा या तो एस्केप करना शुरू हो जाएगा और रिटर्न कभी भी नहीं होगा। और स्पीड अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो दोबारा अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो लाइक हमने यहाँ पे स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। और जो सैटेलाइट्स हैं उनको सर्कुलर या नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में रखा जाता है, पुट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसकी डेरिवेशन आ सकती है या ये फार्मूला में इसके जो फार्मूला है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से कर लेना है इसकी डेरिवेशन। आखिरी जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है प्लानिटरी डाटा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डेफिनेशन है प्लैनेट की। प्लैनेट क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो कि ऑर्बिट कर रही होती है किसी भी स्टार को या स्टेलर को, और ये मैसिवली एनफ होती है, ये बिल्कुल राउंडेड होती है ग्रेविटी से, और इसको हम प्लैनेट बोलते हैं। और फिर आगे इन्होंने कुछ नाम बता दिया प्लैनेट्स के, बस उनको आप एक रीड दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड हो जाता है और साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।